हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर एक्स। मेरा नाम है शकूर मुस्तफा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th बोर्ड सीरीज। तो पहला चैप्टर हम यहां पे ले आ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे कि पहले हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो पहले हम इस पे फोकस कर लेते हैं। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जिसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देन कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है हमें वो पढ़ना है। फिर यहां पे कंटिन्यूअस चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, दैट मींस डेंसिटीज के बारे में। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क एंड डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, statement of Gauss's theorem and its application to find electric field due to infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet and uniformly charged thin spherical shell। तो ये सारे चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं चार्जेस के बारे में। ये चार्जेस क्या होते हैं, देखिए जैसे कि हर एक के पास अपना अपना एक नेचर होता है। जैसे कि कोई इंसान शरीफ होता है, कोई इंसान शरीफ नहीं होता है। तो ये एक इंसान की एक प्रॉपर्टी है। क्लियर? इसी तरीके से जो मटेरियल है, जो मैटर होते हैं, उनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। ठीक है? तो प्रॉपर्टी किसकी? एटम्स की प्रॉपर्टी, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी और मैटर की प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं चार्जेस। अब ये बेसिकली चार्जेस होते क्या है, देखिएगा। हमारे पास एक एटम है, ठीक है? हमारे पास एक एटम है और एटम के पास क्या होता है बेटा? एटम के पास होता है यहां पे उसका न्यूक्लियस और यहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको हम? न्यूक्लियस। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है उसको हम कहते हैं कि यह है नेगेटिवली चार्ज्ड। ये एक नाम इसको गिवन है यहां पे ना, इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। और न्यूक्लियस के पास होते हैं दो बॉडीज, एक को बोलते हैं हम प्रोटॉन और एक को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? प्रोटॉन जो होता है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और यहां पे सॉरी यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यहां पे होते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है? यहां पे होते हैं न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं बेटा जी न्यूट्रल। क्या होते हैं? न्यूट्रल। अब देखिएगा, जो भी एटम है, जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बेसिकली नेचर में जो भी चीजें पाई जाती हैं वो होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है? ये जो चीज होती है बेटा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितने इसमें प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिएगा, अगर प्रोटॉन 3 है तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन 3 है तो प्रोटॉन भी 3 होंगे। कब? जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट पे होगा। अब हम इसको कुछ करेंगे। ठीक है? किसी का नेचर जानने के लिए हमें उस पर कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हूं, मेरा नेचर कैसा है आपको नहीं पता। जब आप मेरे साथ उठोगे, बैठोगे, बात करोगे, तब आपको पता चलेगा कि सर का नेचर कैसा है। इसी तरीके से किसी एटम का नेचर कैसा है वो हमें ऐसे ही पता नहीं चलता। तो लेट अस सपोज हम क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा, हम यहां पे कुछ 1 सेकेंड बेटा, देखिएगा हम अब क्या करेंगे। ये मेरे पास एक एटम है, इस एटम में प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। मैं कहूंगा ये है न्यूट्रल। ये क्या है बेटा? न्यूट्रल। ठीक है? अब देखिएगा, अब मेरे पास यही एक एटम है, मैं इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा हूं। अगर मेरे पास 3 प्रोटॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन थे,
अब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा हूं, तो मुझे बताइएगा इसमें अब डोमिनेंट कौन रहेगा? इसमें जो डोमिनेंट होगा वो होगा प्रोटॉन। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पे लिखूंगा मैं प्रोटॉन 3 है और यहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो डोमिनेंट कौन है बेटा? डोमिनेंट यहां पे एक प्रोटॉन है। डोमिनेंट कौन है यहां पे? एक प्रोटॉन। तो अब ये जो एटम हमारे पास मिला है, ये एटम क्या है सर? ये है पॉजिटिव एटम। ये क्या है? ये है पॉजिटिव एटम। इसी तरीके से अगर अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं कर रहा हूं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूं तो मुझे बताइएगा क्या होगा? अब मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, तो मेरे पास जो एटम बचेगा वो होगा नेगेटिव एटम। क्या होगा? नेगेटिव एटम। और ये जो चीजें हमारे पास बनी यहां पे, ये जो चीजें हमारे पास बनी, इन्हीं को हम कहते हैं चार्जेस। क्या कहते हैं? चार्जेस। क्लियर है? इन्हीं को हम कहते हैं चार्जेस। इसका नेचर अलग होगा, इसका नेचर अलग होगा। आप ये भी कह सकते हो कि चार्ज इज द इम्बैलेंस स्टेट ऑफ एन एटम। इम्बैलेंस का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे, उस स्टेट को भी हम चार्जेस कह सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे हमने देखा कि चार्जेस को क्रिएट कैसे किया जाता है। अब देखिएगा, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चार्ज क्या है? यह है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? देखिएगा, अब जब हमारे पास यहां पे पार्टिकल्स मिल गए, यहां पे पॉजिटिव मिल गया, यहां पे नेगेटिव मिल गया, हमें ये चीजें पहले से पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहा है? ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी को हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो जो चार्ज है इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है क्यू। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है क्यू। क्लियर है? और यहां पे इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट है कूलम। क्या है? इसका एसआई यूनिट है कूलम। बहुत सारे और यूनिट्स है, एम्पियर सेकंड भी है इसका। क्लियर है? एब्सोल्यूट कूलम भी है, स्टैट कूलम भी है, लेकिन यहां पे क्या हम पढ़ रहे हैं? एसआई यूनिट, तो इसका है कूलम। तो दो तरीके के चार्जेस हो पाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। खाली दो तरीके के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं नेचर में, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चार्जेस क्या होते हैं, आपको ये सारी कथा वहां पे लिखनी पड़ेगी। अब दूसरी बात है कि चार्जेस हमें पता है कि जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, या जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, तो उसको हम कहेंगे चार्जेस हमें मिल गए। अब ये जो चार्जेस मिल गए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यहां पे जो हमें पढ़नी है, ताकि जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आपके लिए, आपको लिखने के लिए कोई ना कोई चीज पता होनी चाहिए। लिखना भी होगा ना, जब आपके पास मटेरियल होगा तब आप लिख पाओगे, ड्राफ्टिंग कर पाओगे। जब आपके पास मटेरियल ही नहीं होगा तो ड्राफ्ट क्या कर पाओगे आप? तो यहां पे क्या होगा कि प्रॉपर्टीज के हर चार्जेस की प्रॉपर्टीज बहुत है, 10-15 है। क्लियर है? लेकिन वो नीट और जे के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए खाली ये 3 प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज बहुत सफिशिएंट है। पहली बात, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पहली प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि मेरे पास अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा, ये क्या करेंगे? ये करेंगे रिपल्शन। ये करेंगे रिपल्शन, ये प्रॉपर्टी है। अगर मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये क्या करेंगे आपस में? ये करेंगे अट्रैक्शन। क्या करेंगे? ये करेंगे अट्रैक्शन। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव इन नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब है जैसे कि हम नंबर के साथ खेलते हैं, 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4, 3 + 2 is 5, 3 - 2 is 1, राइट? जैसे हम नंबर के साथ खेलते हैं, वैसे ही हमें चार्जेस के साथ भी खेलना पड़ेगा। देखिएगा, अगर मेरे पास एक यहां पे एक सिस्टम है, इसके पास 3 कूलम चार्ज है, और मैंने बोला कि मैंने -2 कूलम यहां से किया, तो मुझे बताइए इसका क्यू नेट चार्ज कितना आ गया यहां पे? सर ये तो एडिटिव नेचर है, तो हम क्या करेंगे? 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा। मैं यहां पर लिखूंगा 1 कूलम है इसका। क्लियर? और ये करते हैं, अगर मैं कहूंगा मेरे पास -4 कूलम है, मेरे पास +2 कूलम है, मेरे पास
4 कूलम है। इसके पास कितना, मेरे पास नेट चार्ज मेरे पास कितना बचा यहां पे, तो बचा 2 कूलम। जैसे कि आप नंबर्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, वैसे ही आपको चार्जेस के साथ भी सब्ट्रैक्शन या ऐड करना पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्वेशन। क्या है? चार्ज कंजर्वेशन। ये बहुत ही फेमस है। बोलते हैं ना कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो यहां पे आप लिख सकते हो स्टेटमेंट कि चार्ज, यहां पे लिखूंगा, 1 मिनट। तो यहां पे इसकी तो मैंने ये एडिटिव ना, यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। अगर आपको डेफिनेशंस को यहां पे उतारना पड़ेगा तो ये अच्छी सी डेफिनेशन है कि एडिटिव नेचर का मतलब क्या है। और यहां पे देखिएगा, यहां पे है कि कैसे हम करते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है कि हम चार्ज को ना बना सकते ना, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड but can be transferred from one body to another, but the whole charge of the system, और इससे बेहतर है कि आइसोलेटेड सिस्टम हम लिखे। यहां पे इससे बेहतर है कि हम लिखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। सर इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझते हैं। देखिएगा, अगर मेरे पास एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, क्लियर है? इसके पास, मेरे पास 5 कूलम चार्ज है, इसके पास 5 कूलम चार्ज है। 2 आइडेंटिकल बॉडीज हैं, या आइडेंटिकल नहीं, कुछ डिफरेंट बॉडीज है, ठीक है, रेडियस डिफरेंट है इसका। ये 5 कूलम है, ये भी 5 कूलम है। तो हमने कुछ प्रोसेस किया इसमें, है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ोगे। इसमें क्या है कि सर लेट सपोज यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर हुआ 2 कूलम। तो मुझे बताए अब इसका चार्ज कितना बना? सर 5 कूलम प्लस 2 कूलम। देखिएगा इनिशियली, आप देखिएगा कि इनिशियली कितना चार्ज है, इनिशियली कितना चार्ज है। तो इनिशियली कितना है सर? 5 + 5 हो गया 10 कूलम। अब फाइनली कितना है? फाइनली यहां पे 5 ट्रांसफर हो गए, तो ये यहां पे बचे ये 3 कूलम, यहां पे 7 कूलम। देखिएगा 3 कूलम प्लस 7 कूलम तो कितना हो गए? 10 कूलम। तो सिस्टम के पहले चार्ज और सिस्टम का बाद का चार्ज दोनों सेम है, तो इसको बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। पहले का चार्ज और बाद का चार्ज एक सिस्टम का कंजर्व रहता है, लेकिन सिस्टम के अंदर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। यही लिखा है ना कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू डिफरेंट बॉडी। यहां तक क्लियर? अब देखिएगा, अब है क्वांटाइजेशन। एक लास्ट प्रॉपर्टी है यहां पे क्वांटाइजेशन, कि सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? देखिएगा, फिर से मैं यही एग्जांपल लूंगा कि मेरे पास 2 बॉडीज हैं। मेरे पास क्या है? 2 बॉडीज। ये है बॉडी नंबर 1, ये है बॉडी नंबर 1, और ये है बॉडी नंबर बी, बॉडी नंबर बी, बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी। अब मैं यहां पे कुछ कर रहा हूं और मुझे पता है कि चार्जेस ए से बी जा रहे हैं, मुझे पता है कि चार्जेस ए से बी जा रहे हैं, लेकिन ये जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ये कैसा होगा? क्या 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा? क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा? क्या 1.25 इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा, या जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा? क्लियर? तो यहां पे हमें बताया गया है कि जो चार्ज ट्रांसफर होगा Q, ये जो चार्ज ट्रांसफर होगा Q, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा NE के, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा E के। मतलब क्या है? अगर चार्ज को ट्रांसफर होना है तो पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं? सर अगर n को मैं 1 रखूंगा तो E आएगा, अगर 2 तो 2E आएगा, या 3E आएगा, या 4E आएगा, एंड सो ऑन।
इसका ये मतलब है कि चार्ज जो ट्रांसफर होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन, या तो तीन, या तो चार, या तो सो ऑन। तो यहां पे जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां पे 2.25 नहीं होगा, डेसिमल में चार्ज का ट्रांसफर कभी नहीं होगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ये किसमें होगा? इंटीग्रल मल्टीपल में। तो क्या लिखा है? द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इट कैन बी रिटन एज QNE, where N is 1 2 3 and so on। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इसको हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए इसी के साथ यहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका यह मतलब है कि हमने अभी तक माना कि चार्जेस डिस्क्रीट होते हैं। देखिए ना, हमने अभी तक माना कि चार्जेस डिस्क्रीट होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन यहां पे मतलब है कि चार्जेस कंटिन्यूअस है। चार्जेस क्या है? एक कंटिन्यूअस है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये देखने पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? मैं आपको एक यहां पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा। मैं यहां पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। देखिएगा, ये मैंने बना दी एक लाइन, इसका नाम है लाइन। इसका नाम क्या है? लाइन। और लाइन की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लाइन का मतलब है ये बहुत ही छोटे पॉइंट्स रखे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? लाइन। लेकिन जब हम इसको देख पा रहे हैं, ये तो एक कंटिन्यूअस है। ये क्या है? ये तो कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं इस टुकड़े को यहां पे जूम करूंगा, अगर मैं इस टुकड़े को यहां पे जूम करूंगा ना, बहुत जूम, तो मुझे लगेगा कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये कंटिन्यूअस नहीं, ये डिस्क्रीट है। क्या है ये ऐसे डिस्क्रीट है। लेकिन इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल, और इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। यह है माइक्रो, यह है मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो मतलब बिग, बड़ा, माइक्रो मतलब स्मॉल। तो इसी देखो, एक चीज के दो आंसर्स हैं। अगर बहुत छोटे से छोटे कण को देखा जाए तो सर ये तो एक लाइन की तरीके से है ना, एक पॉइंट है ना, लगता है कि सर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट तो गिन पा रहे हैं, डिस्क्रीट है, गिन पा रहे हैं। लेकिन इसी चीज को जब हम एक बड़े से अमाउंट में देख पा रहे हैं तो सर ये तो कंटिन्यूअस है, ये तो एक लाइन है। तो हमने क्या बोला कि सर हमें ये तो नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है चार्जेस के बारे में। कहां पे? चार्जेस के बारे में। तो हमने अभी तक पढ़ा कि ये मेरा स्फीयर है, इस पे चार्जेस कैसे हैं। देखो, एक चार्ज ऐसे है, एक 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 ऐसे, तो गिन पा रहे हैं, तो डिस्क्रीट है यहां पे। लेकिन यहां पे क्या है? अगर मैं यही कहूं कि यहां पे 10⁻⁶ कूलम्स हैं, अगर मैं कहूंगा इसको हम 10⁻⁶ कूलम्स दे रहे हैं, तो अब कैसा होगा? तो सर अब ये जो दिखेगा ये कंटिन्यूअस दिखेगा। अब इस पे चार्ज क्या होगा? सर कंटिन्यूअस। हम कहेंगे कि इस पे चार्ज होगा वो बहुत ही कंटिन्यूअस तरीके से होगा। वो क्या होगा? वो कंटिन्यूअस तरीके से होगा। क्लियर? तो अगर आप यहां पे लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? सर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, लेकिन जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो ये क्या होता है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चला जाता है। क्या चला जाता है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, और लाइन की एग्जांपल भी वहां पे लिखी हुई है। देखिएगा क्या लिखा है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ओवर व्हिच द चार्ज इज स्प्रेड। तो मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है? तो मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा, मैथमेटिकली क्या है ये? तो यहां पे लिखूंगा मैं चार्ज डेंसिटी। क्या कहूंगा मैं? चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी। क्लियर? ये बराबर होता है आपके पास चार्ज कितना है डिवाइड बाय आपके पास सरफेस कौन सा है। क्या आपके पास लेंथ है जो 1D है? क्या आपके पास सरफेस होता है या एरिया है जो 2D है? क्या आपके पास वॉल्यूम है जो 3D होता है? तो यहां पे पहला टाइप कौन सा है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज
डेंसिटी। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास 1D ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके पास रॉड है, इसको बोलते हैं हम लेमडा। क्या कहते हैं? लेमडा। ये बराबर होता है चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ। दूसरा हमारे पास होता है सरफेस, है ना, सरफेस या एरिया चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होता है सिग्मा, ये होगा बराबर चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। तीसरा होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये बराबर होता है रो, जो बराबर होगा चार्ज बाय वॉल्यूम। क्या होगा? चार्ज बाय वॉल्यूम। अब इनका यूनिट क्या होगा? चार्ज हो गया कूलम, लेंथ मीटर, चार्ज कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, चार्ज कूलम, वॉल्यूम मीटर क्यूब। ये अगर आ सकता है तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उससे बड़ा ये नहीं आएगा। तो इसके लिए अगर आप ये लिखोगे ना तो मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। देखिएगा यहां पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमने यहां पे सीख लिया। अब देखिएगा यहां पे क्या लिखा है कि जो अभी तक मैंने लाइन की एग्जांपल दी है यही है वो। इन एक्चुअलिटी व्हेन चार्जेस आर स्प्रेड ऑन एन एनी सरफेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सो मच दैट द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द चार्ज कैरिड बाय द ईच इलेक्ट्रॉन आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। मतलब एक चार्ज दूसरा चार्ज ऐसे नहीं हम लेते हैं जब हम बड़े अमाउंट पे जाते हैं। तो द phenomena of charge distribution comes into play in these situations. It is the amount of charge present on the surface. तो जो फिर बहुत कंटिन्यूअस तरीके से चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर होता है, सरफेस होता है, वॉल्यूम होता है। यही 3 तरीके से हमारे पास डेंसिटीज होते हैं। और ये क्या चीजें होती है हमने यहां पे डिस्कस कर ली। अब देखिएगा, अब है कूलम्स लॉ। अब क्या है? कूलम्स लॉ। एक मिनट देखिएगा, हमने पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ी वो ये पढ़ी कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन वो जो अट्रैक्शन होगा, वो जो फोर्स होगा, उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा? 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक लॉ है, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। क्या है? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ स्टेट करता है कि अगर मेरे पास 2 चार्जेस हैं, क्या है? अगर मेरे पास 2 चार्जेस हैं बेटा जी, देखिएगा, अगर मेरे पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज यहां पे है, इसको मानते हैं कि Q1 है, ठीक, और एक चार्ज मेरे पास है, उसको मानते हैं Q2। दोनों की बीच की जो दूरी होगी उसको हम मानेंगे R। क्या मानेंगे? R। तो कूलम्स लॉ कहता है कि जो इसमें फोर्स लगेगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, वो डिपेंड क्या करेगा? पहली बात, वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड का। पहली ये बात। दूसरी बात, यही फोर्स जो होगा ये इनवर्सली डिपेंड करेगा इसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। दूसरी बात क्लियर? कूलम्स ने क्या कहा? उसने ये 2 स्टेटमेंट दी यहां पे। ये जो फोर्स यहां पे एग्जर्ट होगा, पहली बात वो इनके प्रोडक्ट के डिपेंड होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो उसके इनवर्सली स्क्वायर डिपेंड होगा। अब देखिए 2 इक्वेशंस हैं, तो इनको हम मर्ज करेंगे। क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपको भी ऐसे ही लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं लिखूंगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन यहां पे एक मसला है कि जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाना है। इसको क्या करना है? इसको हटाना है। तो अब यहां पे देखिएगा, आप इसको हटा के हम क्या लिखेंगे? इसको हटा के हम क्या लिखेंगे? पहली बात, अगर मेरे पास एयर है या वैक्यूम है, अगर मेरे पास एयर या वैक्यूम है, या अगर मेरे पास कोई मीडियम है, दोनों के लिए अलग अलग होगा, दोनों के लिए एक ही जैसा नहीं होगा।
तो कूलम्स लॉ का जो मेन फॉर्मेट है दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो इसका कांस्टेंट होगा वो दोनों के लिए डिफरेंट होगा, दोनों के लिए डिफरेंट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कूलम्स लॉ डिपेंड ऑन मीडियम, ये डिफरेंट होगा। मीडियम का मतलब सपोज हमने दो चार्ज को पानी में डुबो के रखा है, कार्डबोर्ड पे है, उसके लिए अलग मीनिंग है, ठीक है, या एयर और वैक्यूम के लिए बहुत अलग मीनिंग है। अब देखिएगा मैं यहां पर लिखूंगा F बराबर होता है बेटा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आएगा, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या आएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर मीडियम होगा इसके लिए मैं लिखूंगा F मीडियम, इसके लिए मैं लिखूंगा यहां पे F मीडियम जो बराबर होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिएगा दोनों सेम है, Q1 Q2 Q1 Q2, R स्क्वायर 4 पाई, लेकिन यहां पे एप्सिलॉन है खाली, यहां पे एप्सिलॉन नॉट है। तो यहां पे देखिएगा कि ये प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ये है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन जो होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सर अभी देखिएगा Q1 क्या है? पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड। Q2 क्या है? दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड। R क्या है? डिस्टेंस इनके बीच का। 4 क्या है? कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट। अब ये जो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट है, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग क्या होगी? देखिएगा मेरे पास दो चार्जेस हैं, लेट अस सपोज ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको ऐसे धक्का मारेगा F से, सपोज ना, ये इसको यहां मारेगा F से, ये इस पे इफेक्ट लगा रहा है, ये चार्ज इस पे इफेक्ट लगा रहा है, इसका बीच का ना कुछ मटेरियल होगा, इसके बीच ना, इन दोनों के चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। वो चीज जो इसके बीच में होगी वो कितना परमिशन देगी इस फोर्स को जाने के लिए? इसके बीच में जो मटेरियल होगा वो मटेरियल इस फोर्स को कितना जाने देगा? मतलब लेट सपोज यहां पे पानी है, ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, इसके बीच से इस फोर्स को गुजरना होगा, इसके बीच से इसको गुजरना होगा, इसके इफेक्ट को, इसके बीच से इस इफेक्ट को गुजरना होगा। अब डिपेंड कर रहा है ये वाटर कितना परमिशन देगा इस इफेक्ट को, ये वाटर कितना परमिशन देगा इस इफेक्ट को। इसी परमिशन को हम कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है एलो करने के लिए फोर्स को, उसको कहते हैं परमिटिविटी। ये नहीं पूछा जाएगा इसकी मीनिंग क्या होती है, लेकिन मैंने आपको समझाया यहां पे खाली। अब देखिएगा यहां पे और एक चीज, अब यहां पे और एक चीज आप देखिएगा बेटा, वो क्या है? वो क्या है? आपसे थोड़ा सा सोचिएगा आप, अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, इनको मैंने हवा में रखा और इन्हीं दो चार्जेस को मैंने रखा कहां पे? वाटर में या किसी और मीडियम में, तो फोर्स में क्या फर्क आएगा? इनका कंपैरिजन कैसे होगा? इनका कंपैरिजन कैसे होगा? तो उसके लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है एप्सिलॉन R, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको हम? रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेट करता है, यहां पे ये रिलेट करता है। तो एप्सिलॉन R होता है कि आपके मीडियम का डिवाइडेड बाय एयर का, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन R जो होता है ये यूनिट लेस होता है। अब देखिएगा यहां पे, देखिएगा फोर्स इन एयर, मैं हर एक चीज बहुत डिटेल से लिख रहा हूं यहां पे। फोर्स इन एयर 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये किसका है सर? ये तो एयर का है। अब देखिए मीडियम का, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर ये तो कूलम्स लॉ है ना, सेम है। लेकिन यहां से देखिएगा
क्या मैं एप्सिलॉन को लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर? लिख सकता हूं ना। तो देखिएगा मैं यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, 1/4 पाई। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा यहां पे कलर ताकि आपको हाईलाइट हो। मैं यहां पे लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बाकी जैसा था मैं वैसे ही लिखूंगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या आएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा जो चीज मैं यहां पे इस शेड में रख रहा हूं, क्या ये और ये चीज सेम है? क्या ये दोनों चीज सेम है? अगर ये दोनों चीज सेम है तो मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं कि फोर्स इन मीडियम ये बराबर है फोर्स इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर? क्या मैं ये लिख सकता हूं फोर्स इन मीडियम बराबर है फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर? हां लिख सकता हूं सर मैं। तो ये एक रिलेशन है कि दो चार्जेस हैं, उनको मैंने हवा में रखा, वैक्यूम में रखा, पानी में रखा, गद्दे में रखा, जहां भी आपकी मर्जी हो वहां पे रखिए ना आप। तो उनमें जो रिलेशन होगी वो होगी फोर्स मीडियम फोर्स एयर बाय एप्सिलॉन आर। अब ये जो एप्सिलॉन आर है, अब यहां पे जो ये एप्सिलॉन आर है इसका वैल्यू क्या है सर? एप्सिलॉन आर जो होता है लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, मोर देन और इक्वल टू 1 होता है। ये हमारे पास मेटल्स के लिए है। किनके लिए है? मेटल्स के लिए। और ये हमारे पास ईयर के लिए है। तो सिंपल सी बात है, वो जान लो कि फोर्स हमेशा ईयर और वैक्यूम में मैक्सिमम होगा। इस रिलेशन की तरीके से फोर्स ईयर और ईयर में क्या होगा? मैक्सिमम होगा बिटवीन द पार्टिकल्स। ये था कूलम्स लॉ का आधा पार्ट, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये था आधा पार्ट। कूलम्स लॉ 5 नंबर का आता है, ये उसका आधा पार्ट था। तो आपको लिखना क्या है? आपको यहां से लिखना है कि लेट Q1 Q2 बी द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. According to Coulomb's law, the force of attraction or the force of repulsion between the two charged particles is directly proportional to the product of their magnitudes. Second बात, and this force is inversely proportional to the square of the distance between the two charged particles. By equation first and second, we conclude that F is proportional to Q1 Q2 by R square. Then force in vacuum is this much, force in medium is this much. The relation between of force in medium, force in air. लिख दिया। अब देखिएगा यहां पे आप, अब देखिए यहां पे आप आराम से देखिएगा, जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से देखिएगा। देखिएगा यहां पे अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। क्लियर है? देखिएगा ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी दो वैल्यूज हैं, इसकी दो वैल्यूज हैं। एक तो SI यूनिट की वैल्यू है, एक तो CGS की होती है। ऐसा मतलब MKS। यह है 8.8 10⁻⁻12, ये है 1/4 पाई। कितना है ये? 1/4 पाई। अब जब यहां पे आप ये वैल्यूज पुट करोगे, जब आप F ईयर में ये वैल्यूज पुट करोगे, आपको मिलेगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.8 10⁻⁻12। लिखो आप ये, फिर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाइड करोगे ये बनेगा 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम कहते हैं K। तो F ईयर क्या आएगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमने किसमें लिखा सर? ये लिखा है हमने SI सिस्टम में। ये डब्बा किसमें है सर? ये है SI सिस्टम में। ये किसमें है? SI सिस्टम में। तो K का वैल्यू कितना है सर? K का वैल्यू 2 है। एक तो है SI सिस्टम में जो है 9 इंटू 10⁻9, और एक तो है CGS में। CGS में कितना है? खाली 1। सर 1 क्यों है? डिफाइन कर देता हूं ना, क्या रॉकेट साइंस है। देखो तो मैं लिखूंगा F बराबर है 1/4 पाई इंटू 1/4 पाई। क्लियर है? कट गए ना, खाली 1 बचा। तो ये क्या है? K। तो K कितना आया? खाली 1। यहां तक जो भी चीजें मैंने लिखी हैं वो कूलम्स लॉ के अंदर में आती है बेटा। देखिएगा अब मैंने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट
is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of distances between them. अभी तक जो मैंने सिखाया वो यही है. दूसरा, if Q1 and Q2 be the charges at rest, ये लिखना है बहुत जरूरी क्योंकि ये रेस्ट के लिए है. कूलम्स लॉ बिल्कुल पूरा चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो वहां पे खाली चार्जेस रेस्ट पे ही होंगे, मोशन में कभी नहीं होगा, खाली रेस्ट पे होंगे, है ना. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें चार्जेस कहां पे होंगे, रेस्ट पे होंगे, तो हमेशा ये रेस्ट पे लगेगा. एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो बाकी इसके बाद आपको देखो यहां तक लिखना है, इसके बाद ये पूरा लिखिएगा आप, और इसके बाद ये पूरा आपको लिखना होगा. तो इसी के साथ कूलम्स लॉ का टॉपिक खत्म, है ना. अब सर कूलम्स लॉ हमने जान लिया, अब कूलम्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म भी होता है. कूलम्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म भी होता है. फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक वेक्टर फॉर्म होगा. कैसे होगा उसको जान लेते हैं हम. देखिएगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. क्लियर. ये है स्केलर फॉर्म. इसको हम लिखेंगे सर ये है स्केलर फॉर्म, ये है स्केलर फॉर्म. अब दूसरा, अगर वेक्टर फॉर्म आपको लिखना होगा, अगर आपको यहां पे वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो इस पे हम चढ़ाएंगे एक वेक्टर, यहां पे आएगा एक यूनिट वेक्टर. क्लियर है? क्या क्लियर है? अब इसी को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके बेहतर तरीके से लिखना होगा, हमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना होगा. कैसे लिखेंगे उसको जान लेते हैं. देखिएगा, ये चार्ज एक है, ये चार्ज दूसरा है. देखिएगा, ये है Q1, ये है Q2. Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है. सपोज दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों में कौन सा फोर्स होगा, रिपल्शन होगा. ये इसको ऐसे धक्का मारेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. ये इसको ऐसे मारेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. क्या यही होगा? बिल्कुल. अब इसमें क्या लिखना है सर, इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा R21, ये ऐसे है, और अगर ऐसे चला जाओगे तो R12. ये एनसीईआरटी पर पूरा लिखा है, ये पूरा एनसीईआरटी पे लिखा है, और वहां पे पेज देखिएगा तो वहां पे बिल्कुल ऐसी तरीके से लिखा है लेफ्ट साइड पे. क्लियर है? और R12 जो बराबर होगा वो होगा R1 माइनस R2, और R21 जो होगा ये होगा R2 माइनस R1. ठीक. इसका एक तरीका भी है जो हम नीट में सिखाते हैं, बहुत सहल इजी तरीका है वो, है ना, बहुत सरल तरीका है वो. देखिएगा, देखिए यहां पे अब क्या लिखना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखेंगे ना. तो मैं लिखूंगा सर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R21, इसका स्क्वायर आएगा R21, इसका कैप आएगा. और एक बात, ये आर कैप क्या है, आर कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर. क्या बोलते हैं इसको हम, आर कैप को यूनिट वेक्टर. और ये बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या ऐसे वेक्टर डिवाइडेड बाय आर. सिंपली इसको खोलते हैं यहां पे. जब हम इसको यहां पे ओपन करेंगे ये बनेगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 का स्क्वायर R21 वेक्टर डिवाइड बाय R21. तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो हमारे पास बना F21 बराबर K Q1 Q2 R21 डिवाइड बाय R21 का क्यूब. क्लियर? इसी तरीके से F12 कितना होगा, F12 होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 इसका क्यूब और R12 ये होगा. अब देखिएगा, इसको मैं यहां पे हटा देता हूं क्योंकि आप तो बहुत काबिल बच्चे हो, आपको ये पता होगा 11th से. अब मुझे आपको सिखाना क्या है वो देखिएगा, देखिएगा आराम से. मैं इसको लेता हूं R12 को, यहां से मैं माइनस को कॉमन कर रहा हूं, माइनस बाहर निकला तो क्या बना R2 माइनस R1, यही बनेगा. मैंने माइनस को बाहर निकाला. क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है? बिल्कुल. तो R12 बराबर आएगा नेगेटिव टाइम्स R
सॉरी R21 R12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स R21। तो यही चीज यहां पे लगाई ना आप, तो क्या आएगा F12 ये F21 दोनों एक ही चीज है, डिफरेंट डायरेक्शन है खाली। तो F12 ये लिखिए यहां पे आप, तो क्या आएगा K Q1 Q2, ये खाली मैग्नीट्यूड है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां पे लिखूंगा मैं माइनस R21, है ना। तो क्या आएगा माइनस K Q1 Q2 डिवाइड बाई R क्यूब, और यहां पे आएगा R21। अब देखिएगा जो ये चीज है, जो क्या है यहां पे, जो ये चीज है और ये चीज है, ये है ना, ये मिल रही हैं, तो क्या आएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये होगा माइनस आएगा यहां पे। तो कूलम्स लॉ किस लॉ को फॉलो कर रहा है, कूलम्स लॉ किस लॉ को फॉलो कर रहा है, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ है मैकेनिक्स में कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पढ़ा है ना हमने। तो बिल्कुल वही यहां पे है, जो ये वाला इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये वाला इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं कहूंगा फोर्स बाय Q1 ऑन Q2 इज 4 न्यूटन, तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, ये भी होगा 4 न्यूटन, ये भी होगा 4 न्यूटन। अगर आपसे पूछेगा वेक्टर फॉर्म, तो पूरी ये चीज आपको लिखनी है, पूरी चीज आपको लिखनी है। देखिएगा अब इसके कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, सर कैसे, हमने अभी पढ़ा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर होगा माइनस टाइम्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहां तक क्लियर। दूसरी चीज, फोर्स इज रिपल्सिव इफ चार्जेस आर लाइक Q1 Q2 मोर देन 0। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, देखिएगा बोल रहा है कि अगर Q1 और Q2 0 से बड़े होंगे तब ये रिपल्सिव होगा। सपोज करते हैं Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, बताइएगा मेरे पास बेटा जी Q1 Q2 कितना होगा, सर ये होगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, डन। अगर Q1 नेगेटिव है, Q1 नेगेटिव है, और अगर Q2 भी नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, तो Q1 Q2 कितना आएगा, सर नेगेटिव 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 पॉजिटिव होता है, क्लियर है। तो देखो पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों 0 से बड़े ही होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है इसमें क्या होगा, सर रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर अब लेस देन 0 होंगे, सर इसका क्या मतलब, ये भी सीखो ना आप, अरे सीखने के लिए हम तो आए हैं आपके पास, सीखो आप। क्या है बेटा, देखिएगा अगर Q1 है पॉजिटिव, अगर Q2 है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, सर नेगेटिव। अगर Q2 होगा नेगेटिव, सॉरी Q1 नेगेटिव और Q2 होगा पॉजिटिव, तो क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होता है लेस देन 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तो ये क्या होगा सर अट्रैक्शन होगा। हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं, आपको भी यही लिखना होगा वहां पे। अब देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेंट्रल इन नेचर, सेंट्रल इन नेचर का मतलब है कि सर अगर ये मेरे पास एक एटम है, ये मेरे पास एक एटम है, इनके बीच में ये एक लाइन इसको ज्वाइन कर रही है सेंटर्स को, किनको, सेंटर्स को, तो जो फोर्स इस पे लगने वाला है चाहे रिपल्शन चाहे अट्रैक्शन, वो इसके डायरेक्शन में ही होगा, वो तिरछा नहीं होगा, वो डिफरेंट, वो इसके कॉर्नर पे नहीं लगने वाला है, वो इसके सेंटर पे लगने वाला है। सेंट्रल फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स। अब क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव का मतलब है ओनली डिपेंड्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका जो वर्क डन होता है वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, और इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि इसका क्या मतलब होता है, क्लियर। और क्या लिखा है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। इसका मतलब है कि सर मेरे पास यहां पे चार्ज है Q1, मेरे पास यहां पे चार्ज है Q2, मेरे पास यहां पे चार्ज है Q3। अब देखिएगा सारे पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है। इसका यह मतलब है कि पहले 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 अगर Q3 नहीं था, लेट्स सपोज Q3 नहीं था, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा था F21,
F21 सपोज ये था 4 न्यूटन, सपोज ना, सपोज इमेजिनरी ये था 4 न्यूटन, और अगर मैं यहां पे Q3 ला रहा हूं, पॉजिटिव ये भी है, तो इस वाले चीज पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पहले भी 4 न्यूटन, बाद भी 4 न्यूटन, हमेशा 4 ही न्यूटन। दो चीजों में तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये था लास्ट वाला पॉइंट। अब है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसकी मीनिंग देखो क्या है, देखो मीनिंग क्या है। अभी तक हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा। कूलम्स लॉ था बिटवीन द two charged particles. If we are having 2 charged particles, then we can calculate the force between them, right? But F equals to K Q1 Q2 by R square. But let us suppose if we are having multiple number of charges, here is Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and so on. How to find the net force on a one particular particle? So due to the help of this superposition principle, we can calculate it. सर कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, अगर यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है Q0, सारे पॉजिटिव हैं, यहां पे है Q1, यहां पे है Q2, यहां पे है Q3, क्लियर है, यहां पे है Q4 एंड सो ऑन अप टू Qn, अप टू Qn, सारे पॉजिटिव हैं। हमें निकालना है कि इस Q0 पे कितना फोर्स लगने वाला है, इस Q0 पे कितना फोर्स लगने वाला है, वो हम देख लेते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिएगा, देखिएगा, पहली बात, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे। ये है फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, ऐसे। ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3। ये वाला इसको ऐसे रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 4। और ये कुछ ऐसे करेगा, सपोज ना, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू n। अब क्या है देखोगा, इस पे एक फोर्स, 2, 3, 4, 5 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक ही पार्टिकल पे 5 डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो इसका नेट फोर्स कितना होगा, इसका नेट इफेक्ट कितना होगा, उसको निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो नेट फोर्स होगा वो बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल पर्टिकुलर पार्टिकल। फिर से बोल लेता हूं, force due to multiple charged particles on a single particles is equals to the vector sum of all the particles applying force on a single particle। कैसे लिखते हैं उसको देखिएगा, वो कलाकारी है ना। F नेट कितना होगा, थोड़ा सा इसको मैं स्मॉल कर लेता हूं ताकि अच्छे से लिख पाए। ये नहीं, ज्यादा छोटा हो गया, वेट 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 वेट, ठीक है। देखिएगा कितना है यहां पे सर, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3 प्लस सो ऑन अप टू फोर्स ऑन 0 ड्यू टू n। अब इनको खोलना है, इनको कैसे खोलेंगे, बाय वेक्टर। हमने जो वेक्टर में पढ़ा है ना, हमने जो वेक्टर में पढ़ा है ये चीजें, इनको ऐसे ही खोलना है, इनको ऐसे ही खोलना है। तो कैसे खोलेंगे देखिएगा, पहला स्टेप सर K आएगा, Q0 आएगा, Q1 आएगा, डिवाइड बाय R01 आएगा। क्लियर है? इसका अगर हम यहां पे क्यूब करते हैं तो R01 का वेक्टर आएगा। क्लियर? प्लस होगा, K आएगा, Q0 आएगा, और यहां पे आएगा Q2 आएगा यहां पे, और यहां पे R, या एक तरीके से हम करते हैं, वेट, दूसरा भी एक तरीका है, फिर इसको हम बाद में खोलेंगे, ठीक है। R01 का स्क्वायर करेंगे यहां पे, और यहां पे क्या आएगा, R01 का कैप, K Q0 Q2 डिवाइड बाय R02, इसका स्क्वायर आएगा, R02 इसका कैप आएगा, प्लस सो ऑन अप टू K Q0 Qn डिवाइडेड बाय R0n
का स्क्वायर आएगा, आर नॉट एन का कैप आएगा। क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? बिल्कुल सर, के भी कॉमन निकल रहा है, क्यू नॉट भी कॉमन निकल रहा है। बाकी को हम लिख सकते हैं यहां पे Q1 होल डिवाइड बाई आर नॉट 1 या R01 स्क्वायर आर नॉट 1 कैप प्लस Q2 डिवाइड बाई आर नॉट 2 इसका स्क्वायर देन आर नॉट 2 इसका कैप, सो ऑन, है ना। इसको ऐसे छोड़िए आप। इस चीज को हम एक सिंपल टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, समेशन, है ना, समेशन ऐसे ना, W ऐसे। तो क्या आएगा? के क्यू नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1, क्या लिख रहा हूं मैं, वेट ना, I इक्वल्स टू 1 टू n, क्या आएगा? क्यू आई डिवाइड बाई आर नॉट आई स्क्वायर और आर नॉट आई का कैप। इतना ही आपको लिखना है, इतना ही लिखना है। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और आपके 3 नंबर आ गए। अब ये चीजें जो लिखनी है, मैंने जो कहा है बस वही है, बाकी मैंने डेरिवेशन आपको दिखा दिया। यहां पे ये क्या होगा सर? ये होगा यहां पे हमारा एफ नेट, ये होगा हमारा यहां पे एफ नेट। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो उसके बाद हम उसकी एक कथा पढ़ेंगे, है ना। कथा मतलब दास्तान पढ़ेंगे। देखिएगा, मेरे पास यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, चार्ज पार्टिकल है Q। मेरे पास और एक चार्ज पार्टिकल है प्लस Q, यहां पे है प्लस Q, इस वाले कॉर्नर पे है प्लस Q। मैंने देखा कि सर पहली बात हमें यह पता है कि Q और Q आपस में जो पॉजिटिव होंगे रिपल करेंगे, पढ़ा है हमने कूलम्स लॉ से। लेकिन मैंने यहां पे देखा ये वाला Q उस वाले Q को कुछ भी नहीं कर रहा है, सर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मैं मानूंगा कि इन्फानाइट पे है, मैं मानूंगा कि कहां पे है? इन्फानाइट पे। अब मैं स्लोली इस पॉजिटिव Q को आगे ले रहा हूं, मैंने इसको यहां पे लाया, सर स्टिल नो इफेक्ट। आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। मैंने फिर से इसको यहां पे लाया, सर नो इफेक्ट। फिर जब मैंने इसको यहां पे लाया, सर अब इस पे रिपल्शन हो रहा है। इसी तरीके से मैंने यहां से चार्ज को लाया और यहां से क्या हो रहा है बेटा? यहां से रिपल्शन शो। इसी तरीके से यहां से रिपल्शन शो, यहां से रिपल्शन शो। इसकी मीनिंग यहां पे ये निकल के आ रही है कि चार्जेस आपस में कूलम्स लॉ को तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स 0 होगा। अगर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा? 0 होगा। इसी तरीके से हर एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड में एक फील्ड होता है, हर एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड में एक फील्ड होता है, जिस फील्ड के अंदर सिर्फ, उस फील्ड के अंदर सिर्फ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बाकी पार्टिकल्स पे लगा सकता है। ये हर जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं लगा सकता है। ये खाली अपने सराउंडिंग में कुछ दायरे के अंदर ही लगा सकता है। ये इसकी अपनी एक जगह है, एक फील्ड है, एक रीजन है, खाली इसी के अंदर ये लगा सकता है, इसके बाहर ये नहीं लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। और यही जगह को हम जब ये मैप कर रहे हैं, इसी जगह को हम जब मैप कर रहे हैं, तो इसके अंदर कहीं पे भी दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील कर सकता है। इसी रीजन को, इसी स्पेस को, इसी एरिया को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? ये एक रीजन है, ये एक स्पेस है, एक एरिया है अराउंड योर चार्ज पार्टिकल विद इन विच डिफरेंट चार्ज पार्टिकल कैन फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो मैंने हिंदी में अभी तक बोला वो मैंने इंग्लिश में बोल दिया। क्या यहां तक पूरा क्लियर है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होता है? अब देखिएगा आपको पूरा पता है कि कूलम्स लॉ क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अब देखिएगा
सर ये चार्ज पार्टिकल फर्स्ट पोजीशन पे है, अब इसी को मैं यहां पे ले रहा हूं, इसी को मैं यहां पे ले रहा हूं, तो मुझे बोलिएगा अगर यहां पे फोर्स F1 है, यहां पे फोर्स F2 है, तो बड़ा फोर्स कौन सा है? बड़ा कौन सा है? F1 बड़ा है, F2 बड़ा है। आप देख भी सकते हो ना सर, इस Q के नजदीक जो है वो तो ये वाला है, सेकंड पोजीशन है, तो इस वाले पे फोर्स यहीं ज्यादा होगा, तो आप लिखोगे फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल इज मोर देन फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। ये आप लिख सकते हो, जितना क्लोज जाओगे उतना रिपल्शन बढ़ेगा, जितना दूर जाओगे रिपल्शन कम होता चला जाएगा। क्लियर? तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे रीजन में है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? क्या बोलूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, तो इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आए देखते हैं कि मैंने क्या कथा लिखी है यहां पे, देखिएगा। स्पेस अराउंड द चार्ज such that any other charge will experience force of attraction or repulsion between placed in that space। इसी स्पेस में दूसरा चार्ज पार्टिकल कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो रिपल्शन करेगा चाहे वो अट्रैक्शन करेगा। सर ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक मैंने आपको समझाया खाली क्या, इसकी मीनिंग क्या है। अब जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों है वेक्टर क्वांटिटी। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आया यहां पे। एट अ पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट एंड इज डिफाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पावर टू चार्ज। ये क्या है? ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय योर चार्ज डिवाइड बाय योर चार्ज। अगर ये वेक्टर है बेटा जी, तो यहां से ये वेक्टर क्वांटिटी निकल के आ गई। अब यूनिट कैसे होगा? सर फोर्स हो गया न्यूटन, चार्ज है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। बहुत इजी है ना, डिराइव कर सकते हो आप। न्यूटन पर कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखिएगा, न्यूटन पर कॉलम ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका क्या मतलब है? इसको हम, इस वाले पॉइंट को हम सीखेंगे, ये यहीं पे सीखो ना। देखोगा, देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको ये रिपेल करेगा। क्या है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव है ना। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, टुवर्ड द नेगेटिव है ना। अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड द नेगेटिव। सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। तो ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं कि हमने कितना सिलेबस को कवर किया है। देखिए ना, हमने कितना सिलेबस कवर किया है वो देखते हैं पहले। यहां पे देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट, कूलम्स लॉ कंप्लीट, मल्टीपल चार्जेस कंप्लीट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंप्लीट, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट है ना। तो हमने लगभग 40% कंप्लीट किया है। अब बाकी की बारी है, बाकी हम पढ़ेंगे। बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, बस आप रखिएगा धीरज। धीरज का मतलब पेशेंस, सब्र थे जो बाकी के पाने सो। देखिएगा, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सर अब ये चीज क्या है? मान के चल लेंगे हम, सर यहां पे पॉजिटिव है, मान के चलेंगे यहां पे पॉजिटिव है, और यहां पे और एक चार्ज पार्टिकल है Q या Q नॉट। Q नॉट को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज होता है वेरी 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 स्मॉल। ये बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल। ये इतना छोटा पार्टिकल होता है, ये इतना छोटा पार्टिकल होता है, ये इसको फोर्स नहीं लगा रहा है,
बहुत, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देखिएगा, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपस में क्या होगी, यहां पे आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मतलब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में अफेक्टेड हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होगा, इंटरैक्ट करेगा और इफेक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, इसीलिए हमने ये इतना छोटा लाया, इतना छोटा लाया, ताकि इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो। अब देखिएगा, अब ये वाला चार्ज पार्टिकल, अब ये चार्ज पार्टिकल देखिएगा, ये इसको ऐसे ही लात मारेगा ताकि यहां गिरे। तो मैं लिखूंगा फोर्स, ये आ गया ना हमारा फोर्स, आ गया फोर्स, ठीक। ये फोर्स है इसका, ये क्या है, फोर्स। अब लिखेगा ये फोर्स कितना होगा, अगर ये क्यू है, ये फोर्स कितना होगा सर, फोर्स बराबर होगा यहां पे, और ये आर है ना, आर है, तो फोर्स होगा के और होगा क्यू और होगा क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्या यही होगा, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस क्यू को यहां ले जा रहा हूं तो क्या बनेगा, एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट बराबर है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू पॉइंट चार्ज। इजी या बहुत इजी, अरे इजी या बहुत इजी, ये बहुत इजी था। और पूरी की पूरी जो हम ये लेक्चर सीरीज पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें, लगभग 90% चीजें बहुत इजी होंगी, बहुत इजी। क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये उसकी कथा थी। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे है क्या ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं, मैथमेटिकली पढ़ी हैं, डेफिनेशन वाइज पढ़ी हैं, लेकिन अगर उसी चीज को आपको शो करना पड़ेगा किसी स्पेस पे, अगर उसी चीज को आपको शो करना पड़ेगा, शो कैसे करोगे, ये बोर्ड है ना, तो शो करो इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे करोगे, उसके लिए आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी। वही पिक्चर, वही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं उसको हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी मीनिंग क्या है वो समझिए आप। अगर यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इसके सराउंडिंग में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओ ना, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इसके लिए हम इसको बनाएंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। एरो का मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, ये बाहर है, कहां है, बाहर है। ये हर जगह होंगी, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैं कम बना रहा हूं। ये स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट होती है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूं ना। देखो ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं ये चीजें। इनमें ब्रेक नहीं होता है ना, इनमें ब्रेक नहीं होता है, मैं दिखा रहा हूं आपको। ऐसे है ये, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। तो ये क्या चीजें हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी। ये क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा नजर मारते हैं कि क्या लिखा है सर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन थ्रू अ रीजन और स्पेस सो दैट इट इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ electric field vector and the point. Electric field lines were introduced by Michael Faraday to visualize electric field. सर मीनिंग बताइए ना, मीनिंग क्या है। पहली बात, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल है। अब देखिएगा, यहां पे मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, यहां मेरे पास और एक चार्ज पार्टिकल है। अगर ये फ्री है टू गो, अगर ये फ्री है,
अगर ये, पहली बात, अगर ये फ्री है टू गो, जब ये इस पे फोर्स लगाएगा ये कहां से चला जाएगा, इसका रोड क्या होगा, इसका रोड, ये इमेजिनरी चीजें होती हैं, ये इमेजिनरी होती है ना, इमेजिनरी। तो ये किस रोड पे चलेगा, उस रोड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये एक रोड है जहां पे चार्ज पार्टिकल्स चलते हैं। अब देखिएगा, अगर चार्ज पार्टिकल चलेगा तो ये क्या जंप करेगा, क्या चार्ज पार्टिकल जंप करेगा? सपोज आपकी गाड़ी है, ये रोड है, आपकी गाड़ी चल रही है, तो क्या आपकी गाड़ी हवा में चली जाएगी? सर नहीं जाएगी। इसी तरीके से जो ये रोड है, इस पे चार्ज पार्टिकल चलेगा चलेगा चलेगा, तो जब तक रोड तब तक पार्टिकल है, जब तक पार्टिकल तब तक रोड। तो कहीं बीच में अगर कोई बोलेगा इसको मैं यहां पे कट कर रहा हूं, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रोड तो खत्म नहीं होती ना, चार्ज पार्टिकल फिर जाएगा कहां पे? घर पे। जगह होनी चाहिए ना जाने के लिए। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इसका रोड होगा, ये रोड कंप्लीट है, तो ब्रेकिंग अलाउड नहीं है, ब्रेकिंग अलाउड नहीं है, ब्रेकिंग अलाउड नहीं है। दूसरी बात करूं की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यहां पे पॉजिटिव है, इसका चार्ज पार्टिकल ऐसे होगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये रोड कैसा होगा, तो ये रोड कुछ ऐसे होगा, ये रोड कुछ ऐसे होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, मैंने समझा दिया, एग्जाम्पल मैंने समझा दी। देखिएगा, अब आपसे पूछा जाएगा सर कंप्लीट है, कंप्लीट है, हमने जो आपने जो बोला कंप्लीट है, अब बताइए इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ना, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कहां होगा? तो कुछ बात नहीं, इस पे एक टेंजेंट ड्रा करें, इसका जो ये टेंजेंट होगा यही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दिखलाएगा। सर यहां पे दिखाई ना, यहां पे दिखाइए, यहां पे टेंजेंट ड्रा करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा यही दिखाएगा। तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को अगर आपको जाना है, दिशा मतलब डायरेक्शन, किसी जगह जा रहा है चीज, वो कौन दिखाएगा? वो दिखाएगा टेंजेंट। उस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रा करे वो ही दिखाएगा। देखिए ना, कहां पे लिखा था ये टेंजेंट, ये था टेंजेंट, उस जगह टेंजेंट को ड्रा करे वो ही दिखाएगा। क्या क्लियर है? और एक बात सुनिए आप, और एक बात सुनिए आप, इसकी प्रॉपर्टीज यहां पे ना, इसकी प्रॉपर्टीज है, देखिए, tangent to a field lines at any point give the direction of electric field at the point. This is also called path on which a positive test charge will tend to move if it is free to do so. Electric field lines always begin from positive and ends at negative. क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है सब? पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं ये, पॉजिटिव स्टार्ट और एंड एट नेगेटिव। क्यों सर? क्योंकि पॉजिटिव से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही बाहर जा रहा है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, और नेगेटिव पे अंदर जा रहा है। क्या जा रहा है? अंदर। तो इसको जब हम मिलाते हैं तो ये कंडीशन बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस always begin from positive and ends at negative charges and do not start or stop in the mid space. बीच में कहीं पे ये रुकती नहीं है हमारी गाड़ी, ये चलती जाती है। ओके, ये देखिएगा, नंबर ऑफ लाइंस लिविंग। ओके, अब मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल Q यहां पे, देखिएगा मेरे पास Q यहां पे Q1 है, इसमें जा रही है 1 2 3 4 लाइन्स। मेरे पास और एक चार्ज पार्टिकल है Q2, इसमें जा रही है 1 2। आपको खाली देखे बताना है, आप देखो और बताओ Q1 बड़ा है Q2 से, Q2 बड़ा है Q1 से, कौन सा बड़ा होगा? सर जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन इज द फोर्स ज्यादा वो बड़ा, तो Q1 बड़ा Q2 से, तो Q1 बड़ा Q2 से। तो ये पॉइंट खत्म, ये पॉइंट खत्म, ये पॉइंट खत्म। अभी देखो, two lines can never intersect. If it happens, then two tangents can drawn as the points of intersection. अब देखिएगा क्या कह रहा है, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी को ऐसे कट नहीं कर सकती है। क्यों? सर ये रोड है, समझिएगा आप, अगर आपको फिजिक्स आती है ना तो समझिएगा आप। अब देखिएगा, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगा E1, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगा E2। अब बताएं, क्या एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है? क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है।
और देखिएगा अगर दो वेक्टर्स हैं तो इसका ई नेट कुछ ऐसे होगा, उसका ई नेट कुछ ऐसे होगा। दो डायरेक्शन, दो वेक्टर्स हैं, उसका तो ई नेट होगा ना। या देखिएगा चार्ज पार्टिकल यहां जाएगा या यहां जाएगा, यहां कहां जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है वहां पे। लेकिन अगर ऐसा होता तो जाता, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं तो जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि दो दिशा होगी, ई नेट निकलेगा, वहां से गाड़ी जाएगी नहीं, रोड ही नहीं है वहां पे। तो ये भी खत्म, ये क्लोज लूप नहीं बनाता। ये देखिए ना, ये पॉजिटिव है, इसकी लाइनें जाएंगी इन्फानाइट तक, इन्फानाइट तक जाएंगी इसकी लाइंस। नेगेटिव है, ये इन्फानाइट से आती हैं। अगर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी बेटा जी, पॉजिटिव स्टार्ट नेगेटिव एंड, पॉजिटिव स्टार्ट नेगेटिव एंड, है ना, क्लोज लूप नहीं बनाती है। लेकिन ख्याल रखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनाती हैं। इंड्यूस्ड अगर होगा वो बनाती है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती है। चलिएगा, हाँ अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो है क्या, ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब, अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, इसका जितना मैग्नीट्यूड है, अगर उतना मैग्नीट्यूड का और एक चार्ज पार्टिकल मेरे पास है लेकिन नेगेटिव, नेचर डिफरेंट, अगर ये 1 कूलम 1 कूलम, 2 कूलम 2 कूलम, 3 कूलम 3 कूलम, लेकिन अगर उसका क्या है मैग्नीट्यूड सेम लेकिन नेचर अपोजिट, अगर ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस से अलग है, छोटे डिस्टेंस से, और छोटे को हम मानते हैं 2l, 2l कंपलसरी नहीं है, आप l भी मान सकते हो, आप r भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ये है प्लस q, ये है माइनस q। 2l इसलिए हम मानते हैं क्योंकि 2l को डिवाइड करना इजी है, l यहां से l यहां से, या 2r, r यहां से r यहां से। क्लियर है? देखिएगा अब क्या होगा, इस वाली चीज को, जो ये मैं डब्बे में रख रहा हूं ना, इस वाली चीज को हम कहते हैं डाइपोल। तो डाइपोल क्या है? It consists of a pair of equal and opposite charges separated by very small distance. आइडियल डाइपोल क्या होगा? अगर चार्ज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, डिस्टेंस छोटा होगा छोटा होगा छोटा होगा, तो इस वाले फेज को हम कहते हैं आइडियल डाइपोल। क्या कहते हैं? आइडियल डाइपोल। ये है डाइपोल। ये क्या था? डाइपोल। कि यहां तक क्लियर? क्या यहां तक क्लियर? डाइपोल क्या है, क्या यहां तक क्लियर? अब डाइपोल में और एक चीज कहते हैं, उसको कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल में और एक चीज है, उसको कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या है? डाइपोल मूवमेंट। अब ये डाइपोल मूवमेंट क्या है? डाइपोल मूवमेंट क्या है? इसको कहते हैं पी। क्या कहते हैं? पी। डाइपोल मूवमेंट होता है ईदर चार्ज इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर डिस्टेंसेस बिटवीन देम। ये क्या है? डाइपोल मूवमेंट। कोई सा भी चार्ज, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसके बीच की दूरी कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट। और इसकी जो डायरेक्शन, अगर ये वेक्टर है, वेक्टर की क्या होती है? दिशा। दिशा का मतलब डायरेक्शन। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है कहां से कहां से? नेगेटिव से पॉजिटिव तक। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। पी नहीं, पी वेक्टर होता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, का मतलब कोई भी चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस, कूलम मीटर। ये क्या है सर? कूलम। ये क्या है? मीटर। तो कूलम मीटर। अगर ये यहां पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये यहां पे पॉजिटिव है, बीच की दूरी है 2l, कितनी है? 2l, तो ये p ऐसे होगा, ये p ऐसे होगा। इसको हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं हम इसको? डाइपोल मूवमेंट। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू है? बहुत इजी, बहुत इजी। क्या यहां तक बहुत इजी है ना? तो डाइपोल मूवमेंट क्या है हमने सीख लिया, डाइपोल क्या है हमने सीख लिया। अब एक चीज है डाइपोल की, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पता है क्या होती है? एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का मतलब है, अगर ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, अगर ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, दोनों के सेंटर को मिलाओ, दोनों के सेंटर को मिलाओ,
ये जो लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये जो लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन क्या है? जो दोनों के सेंटर से पास हो उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन। अब देखिएगा मेरे पास निकालना है डाइपोल मोमेंट, निकालते हैं। यहां पे है माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल, कुछ डिस्टेंस दूर, यहां पे एल है, यहां पे एल है, ये है प्लस क्यू चार्ज। यहां से मैं एक्स जा रहा हूं, यहां पे एक क्यू नॉट है, छोटा चार्ज पार्टिकल है। अब देखिएगा कूलम उसका पढ़ लिया, ये माइनस इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ड्यू टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव। अब इसको खोलते हैं ना, फोर्स ड्यू टू नेगेटिव सर कितना होगा? के क्यू और कितना होगा? क्यू नॉट होगा डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की दूरी x प्लस एल का स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव कितना होगा? के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय x, पूरा x माइनस, तो ये बचेगा ना, तो x माइनस एल का स्क्वायर। अब इसको देखो जरा, बड़ा कौन सा है? ये दोनों अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। इनमें एंगल कितना है? 180 मतलब सब्ट्रैक्शन होगा ये। लेकिन कहां से? क्या मैं एफ नेगेटिव से एफ पॉजिटिव को घटाऊं या एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव को घटाऊं? ये किस पे डिपेंड होगा सर? ये डिपेंड होगा कि बड़ा कौन सा है। ऊपर न्यूमरेटर दोनों का सेम, डिनोमिनेटर x प्लस एल, x माइनस एल, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो मेरे पास जो एफ नेट निकल के आएगा, वेक्टर में हम नहीं लिखते यहां पे, तो एफ नेट जो निकल के आएगा बेटा जी वो कितना आएगा? के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या यही आएगा? फिर क्या आएगा? माइनस के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय x प्लस एल का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास? सर फोर्स है, लेकिन हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्यू नॉट से डिवाइड करें, कहां चला गया? इसको डिवाइड क्यू नॉट से, इसको डिवाइड क्यू नॉट से, इसको डिवाइड क्यू नॉट से, यही बन गया। अब देखो तो क्या निकलेगा? ई नेट, ये क्या आएगा? के क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस एल का स्क्वायर, माइनस के क्यू, दोनों सेम है ना, डिवाइड बाई एक्स प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिएगा के क्यू कॉमन, ये बनेगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको खोलेंगे हम, तो क्या बनेगा बेटा? ई नेट के क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है। तो क्या आएगा? के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स एल होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिएगा एक्स एक्स कैंसल, एल एल कैंसल, तो क्या बना यहां पे हमारे पास? के क्यू 4xl होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 4xl को मैं लिख सकता हूं के क्यू 2l, यहां पे 2, यहां पे x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या q इंटू 2l होता है p? बिल्कुल सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा 2k p x होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक कंडीशन है जो आप याद रखिएगा, अगर x बहुत 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 बड़ा है l से, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा? ई नेट, तो ई नेट यहां पे आएगा 2k p x होल डिवाइड बाई x का पावर 4 है ना, 4, तो x x कैंसल आउट,
तो ई नेट जो निकल के आएगा बेटा, ई नेट आएगा 2kp डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पोजीशन पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पोजीशन पे होगा एक डायपोल के, वो होगा 2kp बाय एक्स क्यूब, 2kp बाय एक्स क्यूब। और इसकी दिशा कहां होगी, इसकी डायरेक्शन कहां होगी? सर हमने माना है किसको बड़ा? ये देखो हमने माना है इस बड़ा को बड़ा, तो पॉजिटिव बड़ा है तो डायरेक्शन ऐसी होगी, डायरेक्शन ऐसी होगी। इसका मतलब पी भी यहीं पे, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की दिशा सेम, दोनों की दिशा सेम। तो किसमें? एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम। ये इसका आंसर है। ये सब क्या है यहां पे आंसर। अब देखिएगा यहां पे, अब क्या है? अब है इक्वेटोरियल लाइन। अब क्या है सर? अब है इक्वेटोरियल लाइन। सर ये इक्वेटोरियल लाइन क्या है? देखिएगा, मैंने कहा कि ये पॉजिटिव, ये चार्ज है माइनस क्यू, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, इन दोनों को मिलाओ, ये है एल, ये है एल। अब यहां ऊपर चले जाओ, यहां पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अभी फोर्स नहीं निकालूंगा, अब मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं निकालूंगा, ठीक है? अब देखिएगा, ये नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये पॉजिटिव का कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। क्लियर है? ये थीटा है, ये 90 है, ये देखिएगा 90 माइनस थीटा, तो यहां पे ये थीटा होगा, यहां पे ये थीटा होगा। यह है E ड्यू टू नेगेटिव, यह है E ड्यू टू पॉजिटिव। क्लियर है यहां पे? अब देखिएगा, इसका एक कंपोनेंट यहां पे आएगा E प्लस, ये है साइन थीटा, ये क्या है? E प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अब दूसरा देखिए आप यहां पे, कहां चला गया? अब देखिएगा, ये यहां पे E नेगेटिव, तो इसका एक कंपोनेंट E नेगेटिव कॉस थीटा, इसका एक यहां पे E प्लस साइन थीटा। E कितना है? K Q बाय डिस्टेंस, ये है L, ये है X, ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। क्लियर है? देखो E पॉजिटिव, E पॉजिटिव, E नेगेटिव, दोनों सेम ना, साइन साइन सेम, तो ये दोनों कट जाएंगे, आपस में अपोजिट और इक्वल है तो कट जाएंगे। तो लेकिन E पॉजिटिव कॉस थीटा, E नेगेटिव कॉस थीटा जुड़ जाएंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि जो E नेट आएगा बेटा जी, जो E नेट आएगा, E नेट कितना आएगा सर? E नेट जो यहां पे होगा वो होगा E नेगेटिव कॉस थीटा प्लस E पॉजिटिव कॉस थीटा, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो क्या आएगा? 2E कॉस थीटा, 2E कॉस थीटा। सर 2 तो 2 है, E कितना है? E है KQ, E है KQ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। कॉस थीटा, ये एक ट्रायंगल है, तो कॉस थीटा कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ये आएगा ना, यहां पे स्क्वायर आएगा ना इसका, ये स्क्वायर है इसका, और ये आएगा एल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। क्या क्लियर है? तो कितना आया? के क्यू 2L होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा? यहां पे कट जाएगा तो एक है, तो कितना आया यहां पे मेरा? ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पे कितना? ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। क्या यहां तक क्लियर है हमारा? ठीक है, तो क्या बनेगा? KP, ये है KP डिवाइड बाय एक्स प्लस एल स्क्वायर, यह आएगा 3/2। ठीक, फिर से कंडीशन क्या? एक्स बहुत 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 बड़ा एल से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो यहां पे क्या आंसर आएगा? KP डिवाइड बाय एक्स
क्यूब। ये आ गए मेरे पास ई नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेट किस पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना है वो हमने यहां पे दिखा दिया आपको। आप कॉपी करें, आप स्क्रीनशॉट लें, आपकी मर्जी, और ये आपका आंसर आ गया है ना। अगर ये आपका आंसर आ गया यहां पे, तो मुझे फिर आप बताइए एक बात। वो बात ये है कि ई एक्शियल जो निकला वो निकला 2kp/x³। ई इक्वेटोरियल जो निकला वो निकला kp/x³। दोनों में क्या रिलेशन है आप, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल बराबर होता है ई एक्शियल। क्या होता है, ई एक्शियल। और अगर मैं पूछूंगा डायरेक्शन कहां पे क्या होगा, सर एक्शियल पोजीशन में ये था P और यही था E, लेकिन इक्वेटोरियल में सर ये था P, ये था E। ये था इक्वेटोरियल में, ये था एक्शियल में। पूरी कथा जो एग्जाम में आता है, आप पेपर देखो अपने, और देखो कि मैंने क्या पढ़ाया है, यहीं से आता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है यहां पे, है ना, आपने एग्जामिनर को खुश करने के लिए। अब यहां पे क्या है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखोगे तो वहां पे क्या हंगामा होगा, उसी हंगामे को यहां पे हमें पढ़ना है। अब देखिएगा, ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल है ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म। और इसमें क्या, मैंने एक डाइपोल को रखा है, ये है प्लस, ये है -q, डिस्टेंस है 2l। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जाती कहां है, जाती है नेगेटिव में। ये इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, F बराबर QE। सर कैसे QE है, देखो कैसे है, E बराबर F/Q, तो F कितना है, QE क्या है। तो यहां पे देखो, ये क्या पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, इस पे ऐसे लगाएगा F बराबर QE। लेकिन एक मजेदार बात ये है कि सर ये फोर्स अलग पे लग रहा है, इसका एक्सिस अलग है, दोनों की एक्सिस अलग है, दो फोर्सेस एक्सिस अलग है ना, तो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे। टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिफरेंट पॉइंट पे, तो उस पर टॉर्क जनरेट होगा, कपल फोर्स जनरेट होगा, रोटेशन में पड़ा होगा आपने। तो यहां पे क्या लगने वाला है, देखो ये है ना पेन, इस पे टॉर्क ऐसे घूमेगा, ऐसे, क्लियर, ऐसे, तो इसको बोलते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं, टॉर्क। और टॉर्क किसके बराबर होता है बेटा, देखो, टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance 2l, ठीक। let this dipole is placed in uniform electric field at an angle theta, तो ये एंगल मेरा कितना है सर, थीटा है। अगर थीटा है तो मुझे बताओ 2l है, ये आ गया 2l cos थीटा, तो ये यहां पे क्या है 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है टाउ, टॉर्क होता है टाउ, और टाउ किसके बराबर होता है सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या क्लियर है सर, फोर्स कितना है सर, QE है, और डिस्टेंस कितना है सर 2l, और क्या है साइन थीटा है सर, साइन थीटा है। और मुझे बताइए Q2l होता है P, तो क्या आएगा PE साइन थीटा। अब देखिएगा P भी क्या है सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर को अगर हम साइन से जोड़ रहे हैं तो वहां पे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आएगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो टाउ मेरा क्या है, टाउ आएगा P क्रॉस E, टाउ आएगा P क्रॉस E, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कौन दिखाएगा, राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा, राइट हैंड रूल, राइट हैंड। कैसे, ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे घुमाओ अंदर आएगा, ऐसे घुमाओ बाहर आएगा। हमने यहां तक, ये बस थोड़ा सा डेरिवेशन इसका, यहीं तक लिखोगे आप, आपका आंसर निकल के आएगा। हाँ, अब स्पेशल केसेस, अब क्या है स्पेशल केसेस, सर क्या है देखिएगा,
टॉर्क बराबर था यहां पे पीई साइन थीटा, तो ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो थीटा हमारा 0 भी हो सकता है, थीटा हमारा 90 भी हो सकता है, और थीटा हमारा 180 भी हो सकता है, ठीक। और साइन 0 जो होता है, साइन 0 0 ही होता है, साइन 90 क्या होता है बेटा, साइन 90 1 होता है, और साइन 180 क्या होता है, साइन 180 0 होता है। अब बताए यहां पे टॉर्क 0, यहां पे टॉर्क पी, और यहां पे टॉर्क 0, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। ये है स्टेबल का केस और ये है अनस्टेबल का केस। किसका, अनस्टेबल का केस। अब देखिएगा हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल P, हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल P। सर कैसे डिफाइन किया था P हमने, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहां से और एक खूबसूरत बात निकल के आ गई है, वो क्या है कि अगर मेरे पास E है 1 तो टाउ है बराबर P। क्लियर है, क्या मतलब, अगर आपने डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है ना, तो टॉर्क बराबर होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था, अगर लिखना होगा लिखिए आप, वरना बाकी मैंने लिख दिया यहां पे। ओके, तो हमारा कितना टॉपिक हमारे हो गए, देखते हैं हमारे कितने टॉपिक हुए अभी तक, कहां चला गया ये, देखिएगा आप, वेट देखिएगा कहां तक, देखिएगा फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी टॉर्क भी खत्म हो गया हमारा, यूनिफॉर्म फील्ड। अब खाली 30 या 20% बच रहा है, इसको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, जल्दी से, ठीक है, इसको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, जल्दी से। कहां चला गया, बहुत ज्यादा आगे, बहुत आगे, ये है, ये था, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये गॉसेस लॉ की नीम है, क्या होता है प्लेटफॉर्म। गॉसेस लॉ को पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखिएगा, अगर यहां पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, अगर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसमें मैं एक एरिया को रख रहा हूं, देखिएगा ना, गौर से देखिएगा इस डायग्राम, गौर से देखिएगा इस डायग्राम को, ये कैसा होगा मैं दिखा देता हूं आपको, देखिएगा, ये देखिएगा, ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, उस पर हमने एक सरफेस ऐसे रखा है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, कैसे है ये, ऐसे, ये कुछ एंगल बना रहा है हमारे सरफेस के साथ, देखिएगा थीटा वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। कोई भी चीज जब एंगल बनाती है तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिजॉल्व। तो क्या अगर इसका एरिया ए है तो ये कितना होगा, सर ये होता है ए कॉस थीटा, ये कितना होगा सर, ये होगा ए साइन थीटा। अब मुझे आपसे जानना है, आपकी होशियारी से जानना है, अब देखो, पहले सरफेस ऐसे, अब सरफेस ऐसे और सरफेस ऐसे। अगर मैंने सरफेस को ऐसे रखा है तो आप मुझे बताओ इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, क्या इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, सर पैरेलल है, जीरो, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं अब इसको ऐसे रख रहा हूं, देखिए ना, ऐसे रख रहा हूं, जितनी आ रही है उतनी गुजर रही है, जितनी आ रही है उतनी गुजर रही है। तो इस वाले फील्ड में, ना कि इस वाले में, ना कि इस वाले एरिया वाले, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में कितनी लाइन्स क्रॉस हो रही हैं, इस वाले एरिया में कितनी लाइन्स क्रॉस हो रही हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया in an electric field is a measure of number of field lines crossing a surface, it is known as phi। ये क्या है यहां पे, phi, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर ये मेरे पास एक क्या बोलते हैं, एक सरफेस है, इसमें कितनी लाइन्स पास हो रही हैं,
कितनी लाइन्स पास हो रही हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया ए cos थीटा है, तो ई कितना, तो ई क्या है यहां, फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स आएगा ई ए cos थीटा। ई बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, तो क्या होगा बेटा जी, दोनों वेक्टर को जब हम cos थीटा से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो वो बनेगा स्केलर प्रोडक्ट। ए क्या है? ए है वेक्टर, एरिया हमेशा से वेक्टर ही था, वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन अब हम अपने हिसाब से इसको कहीं पे स्केलर और कहीं पे वेक्टर मानते हैं। यहां पे एरिया क्या है? वेक्टर। अगर वेक्टर है तो दिशा क्या है? दिशा होगी बाहर की तरफ। दिशा होती है बेटा जी बाहर की तरफ। देखो दिशा है बाहर, दिशा क्या है? बाहर। और सुनिएगा, अगर मेरा सरफेस प्लेन है तो एरिया वेक्टर बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा। थीटा कितना है सर? थीटा है 0। तो मुझे बताओ फ्लक्स कितना सर? ई ए cos 0, ई ए cos 0, तो फ्लक्स आएगा ई ए, फ्लक्स आएगा ई ए। क्या क्लियर है? लेकिन देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पे क्या लिया है? प्लेन ना, यूनिफॉर्म लिया मैंने। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फ्लक्स कितना आएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। ये भी सही है, वो भी सही है, जो आपका मन वो लिखेगा। क्लियर है? ये है स्केलर क्वांटिटी और इसका यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है यूनिट सर? ये है न्यूटन पर कूलम। और एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो कितना आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये किसका है बेटा जी? ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका है ये? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब देखिएगा, जो मैंने यहां पे ये शीट ली ना, जो मैंने यहां पे ये शीट ली, क्या हमेशा ये शीट हो गई या कुछ और भी हो सकती है बेटा? है ना? तो हमेशा शीट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हमेशा शीट की नहीं होगी। शीट का मतलब 2D, हमारे पास 3D भी हो सकता है, हमारे पास एक 3D भी हो सकता है। देखिए ना, अगर सरफेस प्लेन है, फील्ड है यूनिफॉर्म, तो कैसा होगा सर? सरफेस है प्लेन, ई ऐसे, ए ऐसे, थीटा कितना? 0, तो फ्लक्स कितना? ई ए। डन। लेकिन दूसरा हमारे पास केस क्या है? दूसरा मेरे पास केस क्या है? अगर क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज का मतलब सपोज करो मेरे पास एक क्यूब है, क्यूबाइड है, जो आपका मन हो वो ले लो आप। मेरे पास एक क्यूब है, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? पहले एरिया वेक्टर को डिफाइन करो आप, डिफाइन करो। सर इसका एरिया वेक्टर यहां से बाहर होगा, इसका ए यहां पे होगा। सर इस वाले का तो ए यहां होगा, इस वाले का तो ए यहां होगा, इस वाले का ए यहां होगा, इस वाले का ए बाहर होगा, और उस वाले का अंदर होगा। ये है ना? अब देखो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और यहां से निकल जाएगा। अब देखो यहां से होगा फ्लक्स 1, सपोज ये होगा फ्लक्स 2, ये होगा फ्लक्स 3, ये होगा फ्लक्स 4, ये होगा फ्लक्स 5, ये होगा फ्लक्स 5 सर 6। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, ए बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल में एंगल थीटा कितना? थीटा है 180 डिग्री। देखो यहां पे थीटा कितना? थीटा है 90 डिग्री। यहां पे थीटा है 90 डिग्री। यहां पे थीटा है 0 डिग्री। यहां पे थीटा है 90 डिग्री। यहां पे थीटा है 90 डिग्री। क्लियर? अब फ्लक्स को गिनो ना आप। अभी बारी है फ्लक्स की। देखो बेटा, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है ई ए cos थीटा। जब थीटा आएगा 0 तो फ्लक्स आएगा पॉजिटिव ई ए। जब थीटा होगा 90, फ्लक्स आएगा 0। जब फ्लक्स होगा, थीटा होगा 180 डिग्री, फ्लक्स आएगा नेगेटिव। तो यहां पे क्या आएगा? 180, तो फ्लक्स क्या आएगा बेटा जी? नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव ई ए। यहां पे फ्लक्स 0, यहां पे 0, यहां पे प्लस ई ए, यहां पे 0, यहां पे 0, 0, तो कहां बच गया? बच गया एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड। तो यहां पे लिख सकते हो आप इनकमिंग फ्लक्स। क्या लिख सकते हो बेटा जी? इनकमिंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स होता है हमेशा नेगेटिव। और लिखोगे यहां पे आउटगोइंग फ्लक्स। क्या है? आउटगोइंग फ्लक्स। ये कितना है? ये है पॉजिटिव। कितना है ये? इनकमिंग फ्लक्स है नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स है पॉजिटिव।
क्या यहां तक क्लियर है? और अब ये भी यहां से कंक्लूड कर सकते हो कि सर जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी लाइनें जा रही है, जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी लाइनें जा रही है। तो जितनी आ रही है जितनी जा रही है, तो मुझे बोलो आप, क्या इनकमिंग फ्लक्स फाई इन, क्या ये हमेशा बराबर है फाई आउट के इस वाले केस में? बिल्कुल सर। तो फाई इन बराबर है फाई आउट, तो टोटल फ्लक्स कितना? टोटल है 0। तो यहां से एक बात आप कंक्लूड करो, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव। अगर आपके सरफेस में अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर आपके सरफेस में कोई अंदर चार्ज नहीं है, तो हमेशा फ्लक्स 0 आएगा, हमेशा 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 फ्लक्स 0 आएगा। फ्लक्स क्या है? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एरिया से उसको गुणा करो, मल्टीपल करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसके दोनों केसेस पढ़ लिए हैं। अब है गॉसियन सरफेस। अब क्या है गॉसियन सरफेस? सर ये गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस को जानने के लिए हम पहले पढ़ेंगे गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ। सर ये गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ है, इससे भी हम फ्लक्स ही निकालते हैं, गॉस लॉ से भी हम फ्लक्स ही निकालते हैं, लेकिन शॉर्टकट तरीके से, लेकिन शॉर्टकट तरीके से। तो गॉस लॉ कहता है कि किसी भी जगह पे फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि किसी जगह पे कितना फ्लक्स होगा, किसी जगह पे कितना फ्लक्स होगा, वो डिपेंड करेगा उस जगह में कितना चार्ज प्रेजेंट है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात क्लियर है? गॉस लॉ कहता है कि आप जहां पे फ्लक्स निकालना चाहते हो उस जगह में कितना चार्ज प्रेजेंट है, और उसको हम डिवाइड करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। जो वहां से आंसर निकला उसको कहते हैं गॉस लॉ। उसको कहते हैं क्या? गॉस लॉ। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है फाई का, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ये भी है ना, ये भी है, दोनों को मिला हो ना, तो क्या आएगा? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू समेशन ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपस में सारे इंटररिलेटेड है, लेकिन ये क्या है? ये है गॉस लॉ, ये है गॉस लॉ। अब देखिएगा मैं कह रहा हूं सर यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, सर यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, मुझे बताइए इसका फ्लक्स क्या होगा? मुझे बताइए इसका फ्लक्स क्या होगा? पहली बात, सर चार्ज पार्टिकल तो है, लेकिन गॉस लॉ कहां लगाते हैं? क्लोज्ड सरफेस में। गॉस लॉ को हमेशा 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 क्लोज्ड सरफेस में लगाते हैं, गॉस लॉ को हमेशा क्लोज्ड सरफेस में लगाते हैं। सर क्यों चार्ज है लेकिन सरफेस तो क्लोज नहीं है ना, तो बनाते हैं इमेजिनरी सरफेस, बनाते हैं इमेजिनरी। तो मैं मान के चल रहा हूं यहां पे इमेजिनरी ये है, इमेजिनरी स्फीयर ना कि सर्कल है, स्फीयर है ये। स्फीयर का मतलब 3D बॉल। तो मैंने माना इसके अराउंड में क्या है? एक इमेजिनरी बॉल है, स्फीयर है, इमेजिनरी। अब लगेगा गॉस लॉ, ये जो चीज है इसकी वजह से गॉस लॉ यहां पे लगा। ये उसको बोलते हैं इमेजिनरी सरफेस। ये क्या बेटा जी? इमेजिनरी सरफेस, ये है इमेजिनरी सरफेस, और इसी इमेजिनरी सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। कि एक ऐसी सरफेस जहां पे गॉस लॉ वैलिड होता है, एक ऐसी सरफेस जहां पे गॉस लॉ की वैलिडेशन होती है, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं उसको हम? गॉसियन सरफेस। अब बोलते तो फ्लक्स कितना है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? सर फ्लक्स होगा अंदर चार्ज है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं दूसरा न्यूमेरिकल बोलूं, यहां पे एक ऐसा है, यहां पे +3 है, Q है, -2Q है, +1Q है, तो बोलो फ्लक्स कितना है? कितना का फ्लक्स? समेशन ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? 3 2 हो गया, 1 2 तो गया 2, ठीक है ना? 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फ्लक्स आ गया यहां पे। तो क्या कहता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस S in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge Q contained inside the surface। ये था गॉस लॉ।
तब गॉसियन सरफेस मैंने आपको कहा है कि वो क्या है। गॉसियन सरफेस क्या है बेटा जी, जहां पे हम गॉस लॉ को वैलिडेट कर पाते हैं। ठीक, ये एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, चार्ज इसके अंदर होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर। देखो सरफेस के ऊपर भी देखो, अगर ये मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है, यहां भी चार्ज नहीं होना चाहिए। ये देखो एनसीईआरटी पे इसकी लिखा है, नहीं होना चाहिए यहां पे, ये इसके अंदर ही होना चाहिए, यहां हो यहां हो यहां हो कहीं पे भी, लेकिन इसके अंदर होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट ऑन साइज शेप गॉसियन सरफेस, क्या मतलब इसका देखिएगा, ये एक छोटा सा स्फीयर है, यहां चार्ज क्यू है, बड़ा स्फीयर है चार्ज क्यू है, दोनों का फ्लक्स निकालो ना। अगर यहां से 3 निकल रही है, 4 निकल रही है, तो यहां से भी उतने ही 4 निकलेंगे। तो ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, कितना शेप कितना साइज। अगर आपसे पूछा जाएगा वी आर हैविंग अ स्फीयर ऑफ रेडियस r and the flux is 5, if we are doubling the area, we are doubling the radius by 2r, what is the new flux? फ्लक्स हमेशा सेम आएगा, फ्लक्स का कोई असर नहीं होता यहां पे। यहां तक क्लियर है ना? बहुत इजी चीजें हैं, आसान चीजें हैं यहां पे। अब देखिए गॉस लॉ तो हमने पढ़ लिया, सर ये क्या होता है, Q by एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट है, बेसिकली कूलम्स लॉ को यहीं से डिराइव भी किया जाता है। क्या लिखा बेटा, एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। मतलब क्या है, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, यहां पे निकालना है मुझे, क्या करूंगा मैं, यहां पे मैं गॉसियन सरफेस मान लूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, सर बाहर ही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा सा एक एलिमेंट काटूंगा मैं, एरिया का एलिमेंट, क्या है ये, डीए, छोटा एरिया कंपोनेंट, एंगल कितना है 0। क्लियर है? अब लगाओ ना लॉ इस पे, रेडियस कितना इसका, सर r है, लगाओ लॉ, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डीए बराबर समेशन ऑफ चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यही है, E बाहर आएगा, यूनिफॉर्म है, डीए क्या है एरिया, तो कितना आएगा 4 पाई, आर है बड़ा छोटा आर स्क्वायर इक्वल्स टू अंदर चार्ज है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ई कितना है यहां पे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर यहां पे छोटा चार्ज पार्टिकल को मैं मान लेता हूं, इस पे फोर्स ऐसे एफ आएगा, तो ये एफ कितना होगा, तो एफ कितना होगा, एफ होता है क्यू टाइम्स ई, तो एफ कितना होगा सर क्यू, ई कितना है, ये है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो एफ बराबर आएगा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यही तो है हमारा कूलम्स लॉ, अरे यही तो है हमारा कूलम्स लॉ। तो क्या था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल दिया हमने, और क्या था, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ निकाल दिया हमने। अब देखिएगा एप्लीकेशन पार्ट, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे ये, इनफाइनाइटली। अगर फाइनाइट लाइन होगी तो वहां पे गॉस लॉ को हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर फाइनाइट लाइन होगी वहां पे गॉस लॉ को हम अप्लाई ही नहीं कर सकते, फिर दूसरा तरीका है। लेकिन यहां पे क्या है, इनफाइनाइटली, फाइनाइट नहीं हो सकता, इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ये है, देखिएगा ये इसका गॉसियन सरफेस है, ये क्या है इसका गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस r मान के चलो, तो इसके कितने एरिया आ सकते हैं, देखिए ना, एक एरिया तो ये है, एक एरिया ये है, एक तो करोड़ है, इस पे लेमड़ा, ये चार्ज डेंसिटी प्लस लेमड़ा, तो चार्ज ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। देखो यहां पे एंगल कितना सर 90, एरिया बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहां पे एरिया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहां पे एरिया भी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे। और मैंने आपको कहा जब भी थीटा 0 तो फ्लक्स 0, तो यहां से कितना फ्लक्स सर, यहां से फ्लक्स 0, यहां से कितना फ्लक्स सर, यहां से फ्लक्स 0। अब यहां से कितना,
यहां से कितना निकालते हैं ना, कुल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर समेशन ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ई तो ई है, डी ए कितना है, क्या इसका ये एरिया है, लेंथ एल मानते हैं, इसका एरिया ये है, तो क्या आएगा 2 पाई आर एल। इसमें कितना चार्ज है सर, हमें तो नहीं पता ना चार्ज क्या है इसमें, इनफाइनाइट है। लेकिन एक चीज यहां पे है लेमडा, लेमडा क्या होता है बेटा, चार्ज बाय लेंथ, तो क्यों कितना आएगा लेमडा इंटू एल, तो यहां पे क्या आएगा लेमडा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल आउट, तो ई आ गई यहां पे हमारे पास लेमडा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 पाई आर आ गया ना। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। देखिएगा ई कितना आ गया यहां पे, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो ई बना यहां पे 2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लेमडा है, लेमडा बाई आर। अब देखिएगा ये बना ई बराबर 2 के लेमडा बाई आर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट क्या है, ओहो 2 है अभी हमारे पास, 2 है ना, हाँ 2 है हमारे पास। देखिएगा अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन, थिन है, थिक नहीं है, थिन है, इनफाइनाइटली शीट ऑफ चार्ज, शीट है, शीट, शीट का मतलब ये देखो शीट है मेरे पास, शीट है, और शीट पे क्या है, चार्ज है, शीट पे चार्ज है बेटा, चार्ज है, हमें यहां पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं, यहां पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं, क्या मानते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे होगा, ठीक, और अब बारी है किसकी, एरिया की, यहां पे एरिया भी ऐसे होगा, यहां पे एरिया भी ऐसे होगा, क्लियर। अब यहां पे एरिया ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, दोनों में कितना A1 है, दोनों में कितना 90, तो फ्लक्स कितना 0, तो फ्लक्स आएगा इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो टोटल फ्लक्स कितना 2 टाइम्स EA। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA बराबर समेशन ऑफ Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसका डेंसिटी है प्लस सिग्मा, तो चार्ज कितना होगा सिग्मा बाई एरिया, इसका है A, तो सिग्मा आएगा, तो सॉरी ऐसे नहीं बेटा जी, तो यहां पे क्या है चार्ज, सिग्मा बराबर आएगा चार्ज बाय एरिया, तो Q बराबर आएगा सिग्मा इंटू ए, ठीक। तो यहां पे क्या है, सिग्मा A डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आएगा 2EA, ए से कैंसल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना निकला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखो ना कि आपका जो E है वो तो R पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर आपसे बोला जाएगा बेटा जी, अगर आपसे बोला जाएगा ये E है ये R है, बताओ रिलेशन, डिपेंड ही नहीं कर रहा R पे, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा R पे, ये R पे इंडिपेंडेंट है, जितना यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना यहां पे, उतना यहां पे। ये क्या था एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब देखिएगा अब लास्ट एप्लीकेशन, शायद मेरे हिसाब से लास्ट है ये, हाँ लास्ट है ये, लास्ट है, इसके बाद टाटा बाय बाय। तो यूनिफॉर्मली चार्जड थिन स्फीयर शेल, थिन स्फेरिकल शेल, क्लियर है। देखोगा देखिएगा ये मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्जड थिन स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग है, चार्ज क्या होगा, चार्ज यहां होगा, चार्ज यहां होगा, कंडक्टर है ना। देखिएगा आउटसाइड कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड कितना है, इसका रेडियस मानते हैं कि बड़ा आर है, बड़ा आर, मुझे यहां निकालना है आर, तो क्या मानते हैं ए गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस आर, छोटो यहां पे थोड़ा सा एक एलिमेंट लेते हैं डीए का, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर,
थीटा कितना 0 निकलेगा। लगाओ गॉस लॉ, ई डॉट डी ए बराबर समेशन ऑफ चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज है क्यू तो क्या होगा, ई डी ए कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, या लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये है आउटसाइड, ये कहां है आउटसाइड। अगर पूछेंगे कि सरफेस पे कितना होगा, अगर पूछेंगे कि सरफेस पे कितना होगा, आर बराबर होता है आर, तो सरफेस पे होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर पूछा जाएगा कि इनसाइड कितना होगा, इनसाइड कितना होगा, करते हैं ना बेटा जी, करते हैं कोई बात नहीं। यहां मानते हैं तो बनाओ एक गोला, बनाओ गिला, तो मुझे बोलो इसमें चार्ज कितना, सर चार्ज 0 है क्योंकि सारा चार्ज ऊपर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है, क्योंकि चार्ज अंदर 0 है। इसका बनाएंगे ग्राफ, क्या बनाएंगे ग्राफ आर और ई का। देखिए सेंटर से लेके सरफेस तक आर इक्वल टू आर, यहां से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सर 0 है, फिर यहां से ऐसे जा रहा है, ये इसका ग्राफ होगा, ये इसका ग्राफ होगा। तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। क्लियर है बेटा? कोई भी डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, बाय, थैंक यू।